नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एसआर वीडियो। करण, अगर कोई पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन से उठ गया इन सब चीजों से। इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो आओ यार, वीडियो शुरू करने से पहले सुनते हैं डिस्क्लेमर, मतलब घोषणा। दिस वीडियो इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। द इंटेंशन ऑफ वीडियो इज नॉट टू हर्ट एनी पर्सन, कम्युनिटी और एनी रिलीजन। सो इफ एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो रिलेट्स टू एनी पर्सन, दैट इज ओनली ए कोइंसिडेंस। सो डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट एंजॉय इट। तो यार हटाओ इन सब चीजों से अपना ध्यान और आप मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात जाएगी, मतलब एक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। मतलब अगर अच्छी हवा है तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में होना चाहिए। 0 से 50 के बीच में अगर AQI है हवा का, तो वो हवा आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मतलब आपके स्वास्थ्य पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। फिलहाल हमारे देश में ये कुछ चंद स्टेट हैं जहां पे भी मतलब हवा का जो AQI है वो मतलब 29 से लेकर 50 के बीच में है। जैसे कि असम हुआ, मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ और तमिलनाडु, केरला हुआ। इन सब स्टेट्स में कई जगह ऐसी हैं जहां पे AQI बिलो 50 है, मतलब वहां की हवा मतलब अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बाद बाकी पूरे देश में ये समझ लो बिलो 50 तो कहीं है ही नहीं। और पता है सरप्राइज की बात क्या है कि हमारे देश में एक पर्यावरण मंत्रालय भी है। वो 1985 से काम कर रहा है हमारे देश में पर्यावरण को मतलब बेहतर बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमारे देश में एक पर्यावरण मंत्रालय है और वहां पे एक पर्यावरण मंत्री भी बैठे हुए हैं। शायद ही आपको पता होगा कि आज की डेट में पर्यावरण मंत्री कौन से हैं केंद्र में। भूपेंद्र यादव नाम है इनका। और पूरा एक मंत्रालय दिया हुआ है और ये मंत्रालय पर्यावरण को बेहतर बनाना तो दूर, उसको स्टेबल भी नहीं रख पा रहा है। और हकीकत तो यह है कि जितना खर्चा सरकार पर्यावरण मंत्रालय में पर्यावरण को सुरक्षित या पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कर रही है, उससे कहीं ज्यादा खर्चा सरकारें अपने चुनाव प्रचार में कर देती हैं। दिल्ली सरकार में भी पर्यावरण मंत्रालय है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्रालय है और उसके पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, वो भी लगे हुए हैं। मतलब कहने का ये लगे सब कुछ, लगे तो सारे मंत्री और नेता हैं पूरी तरह से, मतलब कैसे भी करके वो गरीबी हटाने में लगे हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, गरीब आदमी को एक अच्छा न्याय मिल सके इसके लिए लगे हुए हैं। और आज से नहीं, आजादी के बाद से लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस हो कुछ नहीं रहा है। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली का AQI आज की डेट में 450 के ऊपर चल रहा है। समझ रहे हो, जिस चीज की वैल्यू 0 से 50 के बीच होनी चाहिए वहां पे वो AQI 450 के ऊपर चल रहा है। मतलब वहां के लोग जो है ना जहरीली गैसों के चैम्बर में जी रहे हैं। और सरकारें आए दिन अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। कहीं भारी वाहन अंदर नहीं जाएंगे, दिल्ली में डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इन सब के बीच में पिस कौन रहा है? बस मिडिल क्लास आदमी। जैसे तैसे करके लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। सरकारी स्कूलों में वैसे भी इतनी अच्छी शिक्षा मिलती नहीं, लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, इतनी महंगी महंगी फीस भरते हैं और उसके बाद सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है प्रदूषण के नाम पे, बोलती है कि अब स्कूल बंद रहेंगे। फीस कौन देगा? फीस तो अल्टीमेटली मिडिल क्लास आदमी को ही भरनी है। और ऐसा नहीं है कि स्कूल अगर 1 महीने बंद रहेंगे तो 1 महीने की फीस नहीं लगेगी, फीस तो पूरी लगेगी गुरु। सरकारों को इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बुरी हो गई है दोस्तों दिल्ली की हालत। देखो हर कमरे में हमने एयर प्योरीफायर मंगवाया है। डब्बे देख रहे हो फ्लोर्स पे लगाने के लिए। ये देखो बढ़िया है, पंखे की तरह भी काम करता है इसे। अब जो रईस लोग हैं उन्होंने तो भैया हर कमरे में अपना एयर प्योरीफायर मंगा के रख लिया है, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? उसके पास तो बेचारे के लिए उतना ही रुपया है, कमाए खाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने कपड़े पहने, अपना किराया भरे, इससे ज्यादा तो वो कमा नहीं पाता है। एयर प्योरीफायर का घंटा मंगाएगा वो। तो फिलहाल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार वॉलीबॉल खेलने में लगे, मतलब एक प्रदूषण के नाम पे मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में लगे भाई हैं। केंद्र सरकार क्या कह रही है कि दिल्ली की सरकार कुछ कर नहीं रही प्रदूषण के लिए, और दिल्ली की सरकार क्या कह रही है कि जितने बॉर्डरिंग स्टेट है जैसे कि यूपी हो गया और मतलब हरियाणा हो गया, इन सब में क्या है, बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार जानबूझ के मतलब आसपास के जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं उनमें पराली जलाने जैसी घटना है और भी कई सारे मतलब ऐसे जानबूझ के ऐसी एक्टिविटीज करती है ताकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता रहे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारें कुल मिला के कहीं ना कहीं सीधे सीधे किसानों को टारगेट करते हैं कि किसान पराली जला रहे हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। हालांकि इस मामले में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है कि 40% जो दिल्ली का स्मोग है उसके लिए किसान की पराली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100%। इसमें दिल्ली में जो इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, इतने सारे जो कारखाने चल रहे हैं, उनसे निकलने वाली जो गैसें हैं वो सब भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इतने सारे करोड़ों की मात्रा में वहां AC लगे हुए हैं, ये इन सब का जो इन सब से भी तो प्रदूषण होता है। क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? इतनी सारी गाड़ियां, मतलब दिल्ली की सड़कों पर अगर तुम जाओ 4 व्हीलर लेके, मुझे तो मतलब मैं जब भी देखता हूँ तो सोचता हूँ कैसे लोग वहां मैनेज करते हैं यार। इतना ट्रैफिक रहता है यार, और ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण और ज्यादा होता है। क्योंकि जो गाड़ी किसी अगर गाड़ी को मान लो कोई 25 किलोमीटर दूरी है, उसको तय करने में अगर 20 मिनट लगते हैं, ट्रैफिक में क्या है उसी दूरी को तय करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। तो एक जहां पे 20 मिनट प्रदूषण होना चाहिए वहां 1 घंटा प्रदूषण होता है।
तो इन सब चीजों की वजह से वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में दिए गए हैं, उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर मनुष्य को, देश के हर मनुष्य को स्वस्थ पर्यावरण में, स्वस्थ वायु में सांस लेने का मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकारों को चेतावनी दी है, दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ग्रैब 4 अप्लाई किया जाए दिल्ली में। ग्रैब 4 का मतलब यह है कि वहां पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके तहत कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं वहां पे, जैसे कि डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी जाएगी, बच्चों का स्कूल बंद कर दिया जाएगा, और कई सारे कारखाने हैं उनसे एक लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए उनको बताया जाएगा, और भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि मतलब कैसे भी करके वहां पे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। आसमान में फैले स्मॉग की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों में AQI लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है, जिसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया। तो दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के चक्कर में वहां पे कई सारे सांस के मरीज, स्किन की समस्याएं, आंखों की बीमारियां बढ़ के आ रही हैं। अस्पतालों में पेशेंट्स जो है उनकी संख्या डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, और ये सारे जो डेटा है ये सारे पब्लिक से छुपाए जा रहे हैं। इसलिए छुपाए जा रहे हैं ताकि लोग अगर इन सब चीजों को जानेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अग्रेसिवनेस आ सकती है। और तो आओ यार अब बात कर लेते हैं अपने यूपी की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। बात वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, कानून व्यवस्था काफी ठीक है, चोरी डकैती और वो सब फालतू की चीजें जो होती थी वो सब बंद है, उपद्रव, लाइसेंसी असले दिखना बंद हो गए हैं, गैर लाइसेंसी तो खैर दिखेंगे क्या। काफी चीजों में अच्छा भी है, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती हैं सरकार को, जैसे कि आरओ का एग्जाम जो फरवरी में हुआ था वो पेपर लीक के चक्कर में कैंसिल हो गया। हालांकि यूपी पुलिस का एग्जाम भी इसी टाइप पेपर लीक के चक्कर में कैंसिल हुआ था। इससे पहले एक यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, उसमें भी कई सारे एलिगेशंस लगाए गए, बोले गए कि उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार, करप्शन था, इन्वॉल्व था, और उसमें भी बहुत धांधली हुई है। ये अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सचिव बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक लोग। और आज उसके बाद पिछली जो आरओ की भर्ती हुई थी उसमें भी मतलब बहुत सारे कई सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इवन जो क्या बोलते हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, उनके भी रिश्तेदार, ऐसे कई सारे लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उनके जो रिलेटिव्स थे वो लगभग 1/5 सीटें खा गए। यानी मतलब ये है कि 1/5 सीटें जो आरओ की थी वो उनके रिश्तेदार, और मतलब इवन जो संस्था परीक्षा ऑर्गेनाइज करती थी वो कोई प्राइवेट संस्था थी, उसके ऊपर पहले से ही केस चल रहा था, प्रीवियस में कुछ धांधली कराई थी उन्होंने, उसके बावजूद भी उन्हीं को मतलब जानबूझ के ठेका दिया गया एग्जाम कंडक्ट कराने। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी बाहरी एजेंसी को सौंप दी, और जिस एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई वह एजेंसी भी कोई साफ सुथरी एजेंसी नहीं है। उन एजेंसियों पर पहले भी भर्ती घोटाले का आरोप लग चुका है, उनके मालिक जमानत पर बाहर हैं, मगर उसके बावजूद भी उन एजेंसियों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, ऐसा क्यों किया गया। और उसने अपनी बीवी को भी आरओ में सिलेक्ट करवा लिया, मतलब समीक्षा अधिकारी बना दिया अपनी बीवी को, और मतलब किसी ने अपने साले को लगा लिया, किसी ने अपने किसी रिश्तेदार को लगा लिया। इवन ये राम भद्राचार्य का वीडियो देखो। और सतीश महाना जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सेवा ये करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह दे रहा हूं। और अब हम आरती करेंगे। तो ऐसे तो यूपी में आरओ बनाए जा रहे हैं, मतलब समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति इस तरह से हो रही है यूपी में। और पता है जब छात्र अपनी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए मतलब अपनी मांग लेके जब आयोग के बाहर धरने प्रदर्शन के लिए गए तो उनको मतलब लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। ये चल रहा है। मतलब यार देश है, आजाद है, लोग अपने संवैधानिक तरीके से अगर अपनी मांग के लिए जा रहे हैं, आयोग के सामने बैठे हुए हैं इतनी सर्दी की रातों में, वहां पे अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप पुलिस बल का इस्तेमाल करके उनको लाठीचार्ज करोगे। दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। एक तो यूपी पीसीएस की परीक्षा या आरओ की परीक्षा बड़े मुश्किल में तो निकलती है, 3-4 साल में एक बार निकलेगी भी, तो कंप्लीट होने से पहले जाने कितने स्टेप्स हैं उसमें। मतलब ऐसी कोई भी
परीक्षा नहीं रही है आयोग के द्वारा कंडक्ट की हुई, जो बिना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियुक्ति हो जाए लोगों को। और जो छोटी मोटी परीक्षाएं हैं उनकी भी मतलब वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। टीचर्स देख लो, चाहे टीचर्स हो, चाहे फिर लेखपाल की भर्ती हो, चाहे यूपी पुलिस की भर्ती हो, जो भी निकलता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है उसमें। और तो बहुत सारे खाली रखे हुए हैं, पद इतने सारे खाली हैं हर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो सरकारी, मतलब वहां स्थिति ये है कि जहां आदमी 10 काम करने चाहिए वहां पे हार्डली 2 या 3 आदमी काम कर रहे हैं। मतलब उन बचे हुए 7 लोगों के हिस्से का काम वही 2-3 आदमी देख रहे हैं। अब देखो अपने यूपी में मतलब खाद के लिए किसानों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, जगह जगह बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं, लोग रात को आके बैठ जाते हैं लाइन लगा के इतनी सर्दी में कि शायद उनको आज खाद मिल जाएगी, लेकिन लास्टली उनको वो मिलती नहीं है। और उसके चक्कर में कई जगह आपस में झगड़े भी हुए हैं, कई जगह धांधली भी हुई है, हर जगह मतलब कहीं ना कहीं कालाबाजारी चल रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वहां पे कुछ ऐसा चल रहा है। एक वीडियो आया है जिसके आधार पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर करोड़ों रुपए बांटने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन विनोद तावड़े का कहना है कि उन्होंने पैसे नहीं बांटे और मतलब पहले से ही वोटों की खरीद फरोख्त चल रही ताकि मतलब जीत में कोई शंका न रहनी चाहिए। तो ये सब जो है ना यार, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये कोई प्रजातंत्र नहीं है। दिस इज टोटली अनफेयर प्रैक्टिस। देश तरक्की तो कर रहा है लेकिन कहाँ कर रहा है ये समझ में आ रहा है। अब जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 127 कंट्रीज हमारी इंडिया 105वें नंबर पे है। कहने का मतलब ये है कि नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे हमारा देश है हंगर इंडेक्स में। और तब जब हमारे देश में लगभग 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और टोटल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। मतलब कहने का ये है कि जब आधे से ज्यादा जनसंख्या को फ्री राशन दिया जा रहा है तब भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 105वें नंबर पे फॉल कर रहा है। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा दयनीय है। देश में तरक्की तो हो रही है लेकिन किन की पता है? एस्ट्रो टॉक वालों की। मैं आपकी कुंडली चेक करता हूं। सोनिया जी, मैं देख पा रहा हूं कि ये आपका सेकंड रिलेशनशिप है और ब्रेकअप के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। इस महीने के एंड तक यानी 28 तारीख को आपकी दशा चेंज हो रही है, आप तब तक रुक जाइए और उसके बाद मैं गारंटी से कहता हूं कि वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। मतलब कोई भी तुम रील चलाओ, कुछ भी प्रोग्राम चलाओ, कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो देखो, सबसे ज्यादा प्रचार अगर किसी का आ रहा है तो एस्ट्रो टॉक वालों का आ रहा है। क्यों? क्योंकि देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा अंधविश्वास और रूढ़िवादिता फैली हुई है कि लोगों को ऐसे लगता है कि अब एस्ट्रो टॉक वाले उनके जीवन को सुधार देंगे। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, वो एस्ट्रो टॉक से पूछ रहे। नम्रता जी, खर्चे बढ़ने वाले हैं आपके इस साल, संतान प्राप्ति का योग है। हाँ सर, बेबी का तो हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत समय हो गया है। जी जी जी। किसी की नौकरी नहीं लग रही, वो एस्ट्रो टॉक से पूछ रहे हैं। किसी के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है तो वो एस्ट्रो टॉक से पूछ, अरे बेंचो लोन लिया है तो तुम ही तो भरोगे उसको, एस्ट्रो टॉक वाले थोड़ी ना आगे भरेंगे। गजब चूतिया लोग हैं यार देश में। याद है वो 30-40 साल पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया है। तांत्रिक वगैरह जो सब बेरोजगार हो रहे थे वो सब करोड़पति हुए जा रहे हैं। ये हमारा नया भारत है। यहाँ आपके पास करने को अगर कुछ नहीं हो तो 2 काम आपको बताता हूँ आप कर सकते हो, या तो बाबा बन जाओ या पॉडकास्ट कर, माला माल हो जाओगे। खैर धन्य बेंचो सोशल मीडिया जो हमें ऐसे ऐसे चूतिया टाइप कलाकार देखने को मिल रहे हैं, इनकी जितनी तारीफ करो कम है। अब इन्हें देख लो, ये राजकुमारी हैं और इन्हें राजकुमार पसंद आ गए हैं। क्या करिए तो उस राज्य के राजकुमार अभी कुंवारे तो नहीं है ना कोई? क्या कुंवारे हैं? तुरंत युद्ध को हटाया जाए और ये फूल ले जाकर राजकुमार को दे दिया जाए और उनको बता दिया जाए कि हिंदुस्तान की राजकुमारी उनसे बेहद प्रेम करती हैं और उनसे शीघ्र ही विवाह करना चाहती हैं। अगर वो मान जाते हैं तो बढ़िया है, वरना युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहें। अरे ब्याह बना इतनी उतावली तो फिर बाप से बोलना यार, करवा दिए शादी तेरी। सेनापति, जाकर पिताश्री से बोल दीजिए कि राजकुमार पसंद आ गए हैं और उनसे तुरंत विवाह करना चाहती हैं। गजब चूतियापंती फैला रखी है लोगों ने। एक यार काफी दर्दनाक घटना हमें सुनने मिली। देहरादून में एक इनोवा कार थी, नई गाड़ी थी, मतलब महीना भर पुरानी थी। उसका TR कुछ टेम्परेरी नंबर पे चल रही थी शायद। मतलब 19 से लेकर 24 साल तक की उम्र के बच्चे थे उसमें, 7 थे, 2-3 लड़कियां थी उसमें। और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। सुना ये है कि मैंने मतलब कोई BMW उनको ओवरटेक करके गई थी, उसको मतलब कार रेसिंग जो रहती ना उसके चक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ है। और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है कि मतलब उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो यार प्लीज आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात तो अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो यार उसके यूज जानो। जैसे कि रात में अगर तुम नाइट में ड्राइविंग कर रहे हो तो हाई बीम लो बीम क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसका प्रॉपर यूज समझो। ये नहीं बस गाड़ी ले ली बेंचो हाई बीम में पहले चले जा रहे हो। उसका मतलब समझो कि हाई बीम का इस्तेमाल तुम्हें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है,
पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कभी भी अगर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो या 2 व्हीलर ही सही, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, कोई भी मतलब गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो कीप योर ईगो असाइड। कोशिश करो कि अपने ईगो को पीछे वाली सीट पे बिठा दो, उसके बाद गाड़ी को ड्राइव करो। अगर गाड़ी चलाते समय कोई गाड़ी तुम्हारे से ओवरटेक करके निकल गई और तुम्हारे अंदर इस टाइप की फीलिंग आ रही है, अरे बेंचो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, तो इसका मतलब ये है यू आर नॉट इनफ मैच्योर टू ड्राइव। सिंपल सी बात। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई कि तुम गाड़ी चलाओ। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। मरने वाला मर जाता है, उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके लिए लाइफ जो है बहुत ज्यादा पेनफुल रह जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर यार, आज के लिए इतना काफी है। इतना तो हमें पता है कि हमारी सुधार दुनिया सुधरने वाली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, एंजॉय करो। जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा। तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।